किसी को भारतीय नागरिक क्या बनाता है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसने भारत के इतिहास में बहुत तीखी बहसें छिड़ी हैं। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। सच तो ये है कि ये एक ऐसी परिभाषा है जो वक्त के साथ लगातार बदलती रही है। तो चलिए आज इसी सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि भारतीय नागरिकता का आइडिया देश की स्थापना से लेकर आज तक आखिर कैसे बदला है। हम अपनी बात शुरू करेंगे भारत की नींव से कि हमारे संस्थापकों की सोच क्या थी। फिर हम देखेंगे कि कैसे कानून धीरे धीरे बदलता गया, जो हमें सीधा 2016 के विवादास्पद नागरिकता विधेयक और उससे जुड़ी संवैधानिक बहस तक ले आता है। और आखिर में हम एक और जुड़े हुए सवाल पर नजर डालेंगे जो आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है, दोहरी नागरिकता का सवाल। जरा 1947 का वो दौर सोचिए। भारत को अभी अभी आज़ादी मिली है, लेकिन साथ ही देश के बंटवारे का जख्म भी है। इस उथल पुथल के बीच देश के संस्थापकों के सामने एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी सवाल था। इस नए भारत का नागरिक कौन होगा? एक भारतीय की पहचान कैसे तय की जाएगी? नेहरू के ये शब्द उस समय की भावनाओं को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ते हैं। एक नई शुरुआत की उम्मीद, एक आधुनिक सेक्युलर भारत बनाने का सपना जो अतीत की बेड़ियों को तोड़ दे। और यही सोच इस सवाल का जवाब देने में सबसे अहम थी कि इस नए देश का नागरिक कौन कहलाएगा। ये सवाल सिर्फ कोई कानूनी सवाल नहीं था। इस पर उस वक्त बहस हो रही थी जब बंटवारे की वजह से लाखों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए थे। ये एक बहुत ही बुनियादी फैसला था कि क्या नया भारत सबके लिए एक घर होगा या फिर इसे कुछ संकीर्ण पैमानों पर बनाया जाएगा। अब इस बहस के केंद्र में दो बिल्कुल अलग अलग सिद्धांत थे। एक था जस सॉली, लैटिन में जिसका मतलब है जमीन का अधिकार, मतलब जो कोई भी देश की धरती पर पैदा हुआ वो नागरिक है, सिंपल। दूसरा था जस सैंग्विनिस, यानी खून का अधिकार, जिसमें नागरिकता आपको अपने माता पिता से, अपने वंश से मिलती है। इन दोनों में से एक को चुनना इस नए देश की रूह को तय करने जैसा था। और संस्थापकों ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया। उन्होंने जस सोली को चुना। ये एक सेक्युलर समावेशी भारत के लिए एक खुला ऐलान था। देखिए, पड़ोसी देश पाकिस्तान एक धार्मिक पहचान पर बना था, लेकिन भारत ने तय किया कि यहाँ की नागरिकता धर्म या नस्ल पर नहीं, बल्कि सिर्फ भारतीय जमीन पर जन्म लेने से मिलेगी। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव विचार था। लेकिन नागरिकता की ये जो शुरुआती और खुली परिभाषा थी ना, वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाली थी। आने वाले दशकों में एक धीमा लेकिन लगातार बदलाव शुरू हुआ, जिसने उस संस्थापक सिद्धांत को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। शुरुआत 1955 में हुई, जब जन्म के अधिकार को पक्का कर दिया गया। लेकिन फिर राजनीतिक उथल-पुथल और आप्रवासन की चिंताओं ने, खासकर असम में, हालात बदलने शुरू कर दिए। और 1986 और फिर 2003 के संशोधनों के साथ वंश का महत्व बढ़ने लगा। वो दरवाज़ा जो कभी भारत में पैदा हुए हर इंसान के लिए खुला था, अब धीरे धीरे बंद हो रहा था। ये उस मूल विचार से एक बहुत बड़ा बदलाव था। और ये जो धीमा बदलाव था, वो 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक यानी CAA के साथ एक बहुत बड़े और विवादास्पद मोड़ पे पहुंच गया। आइए इस विधेयक के मेन पॉइंट्स को समझते हैं। इसने 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए नागरिकता का रास्ता आसान कर दिया। लेकिन जो सबसे अहम और विवादास्पद बात थी, वो ये कि मुसलमानों को इस लिस्ट से साफ तौर पर बाहर रखा गया था। आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा था कि नागरिकता देने के लिए धर्म को एक आधिकारिक पैमाना बनाया जा रहा था। इस धार्मिक आधार के अलावा चुने हुए समुदायों के लिए प्रक्रिया को भी काफी तेज कर दिया गया। भारत में रहने की जो जरूरी शर्त पहले 11 साल की थी, उसे घटाकर सिर्फ 6 साल कर दिया गया। अब जाहिर है, इस बिल के आते ही पूरे देश में एक जोरदार बहस छिड़ गई और ये मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सवाल ये था, क्या एक ऐसा कानून जो लोगों के साथ उनके धर्म के आधार पर अलग अलग बर्ताव करता है, क्या वो भारतीय संविधान के समानता के मौलिक वादे के साथ टिक सकता है? यहीं पर आकर संवैधानिक टकराव होता है। एक तरफ है ये नया कानून जो धर्म के आधार पर साफ साफ फर्क करता है, और दूसरी तरफ है हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 जो कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। तो सवाल ये था कि क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? देखिए, कानून अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग नियम बना सकता है। इसे रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं,
जैसे अलग अलग इनकम ग्रुप के लिए टैक्स की दरें अलग हो सकती हैं, इसका एक तर्क है। लेकिन सीएए के आलोचकों का कहना है कि धर्म के आधार पर भेदभाव करना मनमाना है। उनका सवाल है कि किसी एक धर्म के सताए हुए लोगों को तो मदद मिले, लेकिन दूसरों को नहीं, ऐसा क्यों? उन्हें इसमें कोई तर्कसंगत आधार नहीं दिखता। और ये हमें सबसे बड़े कानूनी सवाल पर ले आता है। क्या ये बिल संविधान की बुनियादी संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला है? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का एक सिद्धांत है जो कहता है कि संविधान के कुछ मूल सिद्धांत जैसे सेक्युलरिज्म, लोकतंत्र इतने जरूरी हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। आलोचकों का तर्क है कि सीएए सीधे सीधे सेक्युलरिज्म के इसी मूल सिद्धांत को कमजोर करता है। अब जहां एक तरफ ये बहस चल रही है कि कौन भारतीय बन सकता है, वहीं एक और चर्चा भी साथ साथ हो रही है कि क्या कोई व्यक्ति जो पहले से भारतीय है वो किसी दूसरे देश का नागरिक भी हो सकता है। ये है दोहरी नागरिकता का पेचीदा सवाल। दुनिया भर में 1.8 करोड़ से ज्यादा भारतीय डायस्पोरा है, जो दुनिया में सबसे बड़े डायस्पोरा में से एक है। तो ये सवाल बहुत मायने रखता है कि भारत अपने उन नागरिकों के साथ कैसे जुड़ता है जो बाहर रहते हैं। उनमें से कई लोग दूसरे देश की नागरिकता लेते हुए भी अपनी भारतीय पहचान बनाए रखना चाहते हैं। तो इस मामले में भारत का कानून क्या कहता है? कानून बिल्कुल साफ है। संविधान और नागरिकता अधिनियम दोनों के तहत अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। लेकिन भारत का ये सख्त रुख क्यों है? इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं हैं कि क्या मुश्किल वक्त में दोहरी निष्ठा एक खतरा बन सकती है। आर्थिक बोझ की बातें होती हैं और सबसे बढ़कर वफादारी का एक बुनियादी सवाल, क्या कोई व्यक्ति सच में दो देशों के प्रति पूरी तरह वफादार हो सकता है? इस बड़ी डायस्पोरा से जुड़ाव बनाए रखने के लिए भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओसीआई कार्ड। ये भारत में रहने और काम करने जैसे कई अधिकार देता है, लेकिन साफ तौर पर यह दोहरी नागरिकता नहीं है। जैसे ओसीआई कार्ड धारक वोट नहीं डाल सकते या सरकारी पद पर नहीं रह सकते। ये एक तरह का समझौता है जो रिश्ते को बनाए रखता है, लेकिन एकल नागरिकता के सिद्धांत को भी नहीं छोड़ता। तो संस्थापकों के समावेशी विचार से लेकर कानूनों के धीरे धीरे सख्त होने और आज धर्म को एक पैमाना बनाने पर हो रही तीखी बहस तक, भारतीय नागरिकता का ये सफर हमें दिखाता है कि एक राष्ट्र की आत्मा के लिए संघर्ष लगातार चलता रहता है। ये सिर्फ एक कानूनी परिभाषा से कहीं बढ़कर है। ये वो बुनियादी सवाल है जो हर देश को खुद से पूछना होता है, हम कौन हैं और हम भविष्य में कौन बनना चाहते हैं। भारत में आज इस सवाल का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत से खोजा जा रहा है।